आज के हमारे एडिटोरियल की हेडिंग है कूप्स अपेंड वेस्ट एशियाज नासेंट डेमोक्रेसीज। तो यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात की जा रही है। जो कूप होता है, कूप क्या होता है? कूप होता है कि जब हम सडनली जो भी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उसको इलीगल तरीके से एकदम से वॉयलेंट तरीके से उसको चेंज कर दें। तो कूप की वजह से क्या हुआ? अप एंड का मतलब होता है उल्टा हो जाना कुछ भी। वेस्ट एशियाज, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज की जो नासेंट होती है, जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुई होती, मतलब अभी शुरुआत ही हो रही होती है उन चीज़ों की, डेमोक्रेसीज। तो कूप की वजह से जो वेस्ट एशिया में डेमोक्रेसीज आ रही थी, ठीक है, जिनकी शुरुआत भी नहीं हुई थी अच्छे से, वो बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। So as developments in Tunisia and Sudan again entrenched autocracy, there are fears that reforms could be extinguished. तो यहाँ पे दो कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है, टूनिशिया का और सूडान का। वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल लिखा है तलमीज़ अहमद ने। देख लेते हैं तलमीज़ अहमद जी कौन है। ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमेट एंड होल्ड्स द राम साथी चेयर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। तो अभी हम शुरू करेंगे आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहले द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन टूनिशिया एंड सूडान कॉन्स्टिट्यूट द बुक एंड्स ऑफ Arab Spring uprisings in West Africa and North Africa over the last decades. सबसे पहले इस चीज़ में आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। शुरू करेंगे सूडान के लोकेशन से। तो ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे रेड सी वाले एरिया में सूडान है। तो इसको कैसे ऊपर वाली कंट्रीज को याद करना है? ये होती है मोरक्को एम, ये होती है अल्जीरिया, ये होती है लीबिया और ये होती है इजिप्ट। तो MALE से तो ये कंट्रीज याद करनी है। उसके बीच में ये वाली जो छोटी सी कंट्री है ये है टूनिशिया, और इजिप्ट के बिल्कुल नीचे है सूडान। तो ये वाली कंट्रीज हैं। एक बार टूनिशिया की लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये टूनिशिया जो छोटी सी कंट्रीज मैंने बताई थी। नॉर्थ अफ्रीका में ये वाली एरियाज हैं, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया, इजिप्ट, और इनके बीच में ये आती है टूनिशिया। ये सारी आती है मेडिटेरेनियन सी पे, और इजिप्ट के बिल्कुल नीचे आएगा सूडान। तो ये हमने कंट्रीज के लोकेशन देख लिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अरब स्प्रिंग क्या होता है। द अरब स्प्रिंग वॉज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, uprisings and armed rebellion that spread across much of the Arab world in the early 2010. तो अरब स्प्रिंग क्या थी? एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स थी, ठीक है, अपराइजिंग्स थी जो 2010 के आसपास अरब वर्ल्ड में हुई थी। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि टूनिशियन रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होके ये सब हुआ था, और करप्शन वगैरह था वहाँ पे, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन था, इन सब कारणों की वजह से हुआ था। इट बिगेन इन रिस्पॉन्स टू करप्शन एंड इकोनॉमिक स्टेग्नेशन एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टूनिशियन रेवोल्यूशन, जिसको जैस्मिन रेवोल्यूशन कहते हैं। फ्रॉम टूनिशिया से शुरू होके द प्रोटेस्ट देन स्प्रेड टू 5 अदर कंट्रीज। अब कहाँ कहाँ गया था? लीबिया, इजिप्ट, येमेन, सीरिया, बहरीन, वेयर ईदर द रूलर वॉज डिपोज्ड और मेजर अपराइजिंग एंड सोशल वायलेंस अकर्ड इंक्लूडिंग राइट्स, सिविल वॉर्स, इंसर्जेंसीज। तो ये सारी चीज़ हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट हुई थी 2010 में अरब वर्ल्ड में, मतलब इन सब कंट्रीज में शुरू हुई थी टूनिशिया से। उसके बाद ये बाकी कंट्रीज में भी फैल गई। उसके बाद स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस हमें देखने को मिले मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, ईरानियन, खुजिस्तान, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान एंड सूडान। तो इन सब में भी हमें देखने को मिला ये सब। तो अपना एडिटोरियल देखते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था टूनिशिया और सूडान में, कॉन्स्टिट्यूट द बुक एंड्स होता है ना, जो फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के एंड में जो रखा जाता है, जैसे किताबें हम रखते हैं शेल्फ में, तो उसको सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रेट उनको खड़ी करने के लिए हम एंड में सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही किसी चीज़ के एंड में या फिर किसी के ईदर साइड कुछ रखा हो तो उसको बोलते हैं बुक एंड। तो दे कॉन्स्टिट्यूट द बुक एंड ऑफ द अरब स्प्रिंग अपराइजिंग्स इन वेस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री कौन सी है?
टूनिशिया और वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है सूडान। ओवर द लास्ट डिकेड द अपराइजिंग्स हैड बिगिन इन टूनिशिया इन दिसंबर 2010। तो ये जो अपराइजिंग थी, कौन सी, अरब स्प्रिंग अपराइजिंग, ये कहाँ शुरू हुई थी, टूनिशिया में, कब, 2010 में, एंड कल्मिनेटेड इन द कंट्री गिविंग इटसेल्फ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन जनवरी 2014। तो ये जो मूवमेंट थी इतनी ज़्यादा बड़ी टूनिशिया के अंडर कि टूनिशिया में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ 2014 में। तो एग्जिस्टिंग जो अभी गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया गया 2010 की मूवमेंट के बाद, और टूनिशिया में कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। द सिस्टम वर्कड अंटिल 25 जुलाई दिस ईयर when the country's president काइस सईद, आई कैनॉट प्रोनाउंस हिज नेम, ठीक है, तो ये जो सिस्टम था डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये अभी तक चल रहा था। देखो 2014 में एस्टेब्लिश हुआ, 2021 तक अच्छे से चल रहा था। जब जो कंट्री का प्रेसिडेंट है काइस सईद स्टेज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कूप बाय सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। लेकिन हुआ क्या, इनका जो प्रेसिडेंट था खुद का, ये वाले इनके प्रेसिडेंट है टूनिशिया के काइस सईद, इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कूप एस्टेब्लिश कर दिया। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था उनकी कंट्री में उसको गिरा दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया, और जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे सबको सस्पेंड कर दिया। सेवरल मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया पर्सन्स एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिटेन्ड विद सम बीइंग ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स। तो वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जो भी पॉलिटिशियंस थे, कुछ को जेल में डाल दिया गया, कुछ को मिलिट्री कोर्ट के थ्रू सज़ा सुना दी गई। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली इस साल टूनिशिया में, ठीक है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है। और ये सब हुआ किसकी वजह से, काइस सईद, मे बी ही वॉन्ट टू बी अ ऑटोक्रेटिक लीडर। अब सूडान की हम बात करेंगे, तो हम ऐसे स्विच करते रहेंगे, एक बार टूनिशिया एक बार सूडान। तो सूडान नेसेंट डेमोक्रेटिक ऑर्डर एमर्ज्ड इन 2009। अब सूडान में तो जो डेमोक्रेसी थी वो 2019 में ही आई थी। इन द सेकेंड वेव ऑफ अरब स्प्रिंग अपराइजिंग, तो अरब स्प्रिंग अपराइजिंग का फर्स्ट वेव हमने देखा था 2010 में था, और सेकेंड वेव के बाद जो 2018-19 के आसपास था, तो सूडान में डेमोक्रेसी आई थी। when demonstrators across the country demanded the removal of entrenched president ओमर अल बशीर। ठीक है, तो ये जो अरब स्प्रिंग थी इसके अंदर क्या हुआ था, सूडान के अंदर जो अरब स्प्रिंग आई थी सेकेंड वेव, उसके अंदर जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था जिसका नाम है ओमर अल बशीर, तो ये वाले जो प्रेसिडेंट थे इनको हटाने की बात की गई, ठीक है, तो रिमूवल की बात की गई। दिस लेड टू अ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, इसकी वजह से कुछ चेंजेस आए, इन विच पावर would be shared for about 4 years between the armed forces and civilian administration to be followed by free elections and civilian rule। तो एक ट्रांजिशन का फेज लाया गया कि अभी जो प्रेसिडेंट है इसको हटा के हम क्या करेंगे, हम एक 4 साल का टेम्परेरी अरेंजमेंट लेके आएंगे जिसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। जब ये 4 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और उसके बाद सिविलियन रूल होगा, ठीक है, आम जनता रूल कर पाएगी। तो मतलब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 4 साल का इन्होंने ट्रांजिशन का पीरियड मांगा है। एट द हेड ऑफ द कंट्री वुड बी सॉवरेनिटी काउंसिल, तो कंट्री के बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होगी एक सॉवरेनिटी काउंसिल, विच इन द फर्स्ट इंस्टेंस वुड बी हेडेड बाय आर्मी चीफ, और इस सॉवरेनिटी काउंसिल को हेड करेगा आर्मी चीफ जो कि था जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, ठीक है, सपोर्टेड बाय सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, और इसको सपोर्ट करने के लिए एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होगा। मतलब अभी जो सूडान की बात हो रही है तो सूडान को हेड करेगी कौन, सॉवरेनिटी काउंसिल, और सॉवरेनिटी काउंसिल का हेड होगा आर्मी चीफ। इसका मतलब है कि सूडान को हेड कौन करेगा, आर्मी, आर्मी चीफ हेड कर रहा है ना इसको। और ये आर्मी चीफ कौन है, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, आर्मी चीफ है ये वाला जनरल अब्देल फतेह उल बुरहान। तो ये वाले आर्मी चीफ हेड करेंगे और इनको सपोर्ट करने के लिए होगा एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। ऑन अक्टूबर 25, अ मंथ बिफोर हैंडलिंग ओवर द काउंसिल टू अ सिविलियन लीडरशिप, तो क्या हुआ कि
अक्टूबर 25 को क्या हुआ, जो जनरल बुरहन है डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो जनरल बुरहन ने इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर कर दी। तो इन्होंने इमरजेंसी वाली स्टेट डिक्लेयर कर दी सूडान में, सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, और सॉवरेनिटी काउंसिल जो कि हेड करती है पूरी कंट्री को सूडान की, उसको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया, और प्लेस्ड द प्राइम मिनिस्टर्स अब्दुल्ला हैमडोक। तो अब्दुल्ला हैमडोक थे ये वाले पर्सन, जो यहाँ के सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया था, जो सॉवरेनिटी काउंसिल थे उनके हेड होंगे आर्मी चीफ। तो ये वाले आर्मी चीफ थे, और इनको सपोर्ट करने के लिए होंगे अब्दुल्ला हैमडोक। तो इनको क्या किया, इनको हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया हमारे आर्मी चीफ ने, जिनका नाम है बुरहन, एंड अरेस्टेड सेवरल मिनिस्टर्स एंड एक्टिविस्ट। यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी मिनिस्टर्स और एक्टिविस्ट को अरेस्ट करा दिया। हाउएवर अ मंथ लेटर ऑन नवंबर 21, तो नवंबर 21 को, मतलब एक महीने बाद जब ये सब किया हमारे आर्मी चीफ ने, मतलब सूडान के आर्मी चीफ ने, तो मतलब 3 दिन पहले, आज 24 नवंबर है, तो 21 नवंबर को क्या हुआ, इन द फेस ऑफ मैसिव पब्लिक प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट होने की वजह से जनरल बुरहन रिलीज्ड मिस्टर हैमडॉक एंड एग्रीड टू रिस्टोर द ट्रांजिशन प्रोसेस। तो जो ट्रांजिशन प्रोसेस की बात की गई थी कि 4 साल तक एक ट्रांजिशन प्रोसेस आएगा, तो उनको वापस से रिस्टोर करने की बात करी आर्मी चीफ ने, बुरहन ने। उसने वापस से हैमडॉक को रिलीज कर दिया, जो कि हाउस अरेस्ट के अंडर था, और कहा चलो वही कंटिन्यू करते हैं वो ट्रांजिशन पीरियड जो चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लग गए थे, पब्लिक प्रोटेस्ट, सब लोग रोड पे उतर आए थे। Though there are serious concerns across the country about the military sincerity in implementing this agreement, लेकिन अभी भी लोगों को डाउट है कि क्या मिलिट्री एग्रीमेंट, जो ट्रांजिशन एग्रीमेंट है, इसको पूरा कर पाएगी, या फिर इनकी कोई मतलब मनगढ़ंत चीज़ें जो इनके अंदर चल रही हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं सब। तो मतलब सबके अंदर एक काइंड ऑफ शंका है कि क्या होने वाला है। The coup in Tunisia's political order has lurched from crisis to crisis over the last few years due to parlous state of the economy। देखो, सबसे पहले लर्च का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है, और पार्लोस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डेंजर किसी चीज़ में अगर हमें नज़र आ रहा है। तो टुनीशिया का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो लुढ़क रहा है फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस, मतलब इतने ज़्यादा क्राइसिस उसने देख लिया कि बिल्कुल उनका पॉलिटिकल ऑर्डर बिल्कुल खराब होता जा रहा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। हमने देखा 2010 से वहाँ का क्राइसिस शुरू हुआ था, जब अरब स्प्रिंग वहाँ से शुरू हुई, ठीक है, ड्यू टू पार्लस स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, पार्लस स्टेट यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि अनसर्टेन है उनकी जो इकोनॉमी की स्टेट है, एंड द मिस हैंडलिंग ऑफ नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, और वहाँ पे जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसको भी काफ़ी मिस हैंडल किया गया है। देखो, द पेंडेमिक हैज़ wreaked डिजास्टर इन द कंट्री। wreaked का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। तो पेंडेमिक की वजह से जो कंट्री है उसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिला है। ट्यूनीशिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 12 मिलियंस, तो कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, 12 मिलियन पॉपुलेशन है, हैज़ एक्सपीरियंस्ड 6 लाख इन्फेक्शंस। तो 12 मिलियंस की पॉपुलेशन में मतलब इतने ज़्यादा इन्होंने इन्फेक्शंस देखे हैं 6 लैक्स के तकरीबन, और 18,600 डेथ इन्होंने देखी है। तो डोंट कंपेयर विद आवर कंट्री, क्योंकि इनकी कंट्री काफ़ी छोटी है, आप देख सकते हो इतनी सी कंट्री है इनकी, ठीक है, हमारे हरियाणा जितनी इनकी कंट्री होगी। सो वी कैन नॉट कंपेयर द अनकम्पेयरेबल्स। तो इनकी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है, और गिविंग इट द dubious distinction of having the highest pandemic related infections and death per capita in Africa। dubious का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, पर हाँ तकरीबन होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि तकरीबन इतना, तो तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि अगर पर कैपिटा इन्फेक्शंस देखें तो सबसे ज़्यादा टूनिशिया में ही हुए हैं। द पेंडेमिक हैज़ ऑल्सो, ब्रैकेट मैंने बताया था, डैमेज्ड द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को इन्फेक्शंस के साथ साथ, डेथ्स के साथ साथ, इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज हुई है टूनिशिया की। जीडीपी फेल बाय 8.6% इन 2020। तो 8.6% तक जीडीपी गिर गया है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी 15%, वो 17.8% तक बढ़ गई है। इन्फ्लेशन इज एट 6.2%, आज का उनका इन्फ्लेशन 6.2% है, वाइल पॉवर्टी इंक्रीज्ड फ्रॉम 14% टू 21%। तो फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड कि उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया है पेंडेमिक की वजह से।
The country needs $5 billion to finance and estimates budgetary deficits and repayment. तो इनका जो बजट डेफिसिट था उनके लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए इनको $5 बिलियन की जरूरत है. अब प्रेसिडेंट कायस सईद, मैंने दिखाया था प्रेसिडेंट कायस सईद कौन से थे जो सबसे पहले हमने देखे थे, तो एक बार और देख लेते हैं. तो ये प्रेसिडेंट है वहाँ के ट्यूनीशिया के, कायस सईद had obtained a landslide victory in 2019 but soon began to express his unhappiness with the paralyzed political system and his disgust at pervasive corruptions among the assembly members, referring to them as monsters and bird of prey. तो देखो 2019 में काफ़ी अच्छी विक्ट्री इन्होंने हासिल की कायस सईद ने, और उसके बाद लेकिन उनको धीरे ही समझ आ गया कि जो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज्ड है, डिस्गस्ट स्टेज में है. डिस्गस्ट आपको पता है वो होता है ना, डिस्गस्टिंग, ठीक है, बिल्कुल गंदी वाली फीलिंग जब हम शो करते हैं, तो ऐसी स्टेट में है उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है असेंबली मेंबर्स में. इनफैक्ट कायस सईद ने उन असेंबली मेंबर्स को, उन करप्ट मेंबर्स को मॉन्स्टर्स भी बताया है. On July 25, the president dismissed the prime minister. तो ये वाले जो प्रेसिडेंट है कायस सईद ने, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया और अनाउंस कर दिया कि ही वुड रूल बाय डिक्री. तो इन्होंने कहा कि अब कैसे रूल होगा, डिक्री से रूल होगा. तो एक बार रूल बाय डिक्री देख लेते हैं. तो रूल बाय डिक्री इज अ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस अलाउिंग क्विक unchallenged promulgation of law by a single person or group and is used primarily by dictators, absolute monarchs and military leaders. तो मतलब जो मैं कानून बनाऊंगा उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. वन पर्सन, सिंगल पर्सन का रूल रहेगा. क्विक अनचैलेंज्ड प्रोमलगेशंस होंगे अब, ठीक है. ये यूजुअली कहाँ देखने को मिलता है, मोनार्कीज में, मिलिट्री लीडर्स जब रूल करते हैं और डिक्टेटर्स का रूल जब आ जाता है. The next day he declared a nationwide कर्फ्यू फॉर अ मंथ. तो जो कायस सईद है उन्होंने अगले दिन ही, पहले दिन तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वगैरह को सस्पेंड किया, बोला कि रूल बाय डिक्री होगा. अगले दिन नेशन वाइड कर्फ्यू लगा दिया. ऑन September 22, he issued presidential orders giving himself full legislative and executive authority and suspending the constitution. अब देखो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी सस्पेंड कर दिया, सारी पावर्स खुद को दे दी. मतलब एक टाइप का डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है. पहले जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में, अब वो एकदम से सडन चेंज से क्या किस तरफ जा रहे हैं, डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. एंड द असेंबली इनडेफिनेटली, तो ये टाइम भी नहीं बताया कि कब तक असेंबली को सस्पेंड किया जा रहा है, तो इनडेफिनेटली उसको भी सस्पेंड कर दिया. दो द प्रेसिडेंट स्कूप वॉज इनिशियली वेलकम्ड, शुरू में इस स्कूप को वेलकम किया गया. एज वीक पास्ट विद नो इनिशिएटिव्स टू, अब देखो शुरू में क्यों वेलकम किया गया स्कूप को, क्योंकि देखो कायस सईद ने कहा कि इकोनॉमी इतनी बुरी स्टेट में है और सारे असेंबली मेंबर्स करप्ट हैं, मॉन्स्टर्स हैं. तो एक लोगों को भी लग रहा था कि क्या पता ये रूल बाय डिक्री से ये जो कंडीशंस है वो ठीक हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन जो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं. लेकिन शुरू शुरू में तो लोगों ने वेलकम किया, लेकिन विद as week passed with no initiative to improve the economic condition, the popular mood had turned hostile. लेकिन बाद में देखा कि यार इकोनॉमिक कंडीशंस तो ठीक हो ही नहीं रही हैं, तो जो लोगों का मूड था वो उल्टा हो गया, hostile हो गया. Opposition party and trade unions are now organizing themselves to take to the streets and restore the revolution and the constitution. अब क्या हो रहा है, जो भी opposition parties हैं, trade unions हैं, ठीक है, वो सारे आपस में मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को, सड़कों पे आ रहे हैं ताकि वापस से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्टोर किया जा सके. अब हमने ट्यूनीशिया का एग्जाम्पल देखा, अब सूडान का एग्जाम्पल देखते हैं. द मिलिट्री टेक ओवर इन सूडान, अभी हमने सूडान में डिस्कस किया था कि ये वाले जो पर्सन है आर्मी, इनका जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था तो इन्होंने सारी पावर्स खुद में ले ली थी और अब्दुल्ला हैमडोक को सस्पेंड कर दिया था, हाउस अरेस्ट में डाल दिया था. तो मिलिट्री टेक ओवर इन सूडान ऑन October 25 was preceded by increasing concern among the armed forces about the imminent handover of power to the civilian leadership in November, particularly on account of agenda being driven by Prime Minister Hamdok. तो ये क्यों किया गया था, ये बता रहे कि इससे पहले की स्टोरी, अक्टूबर 25 से पहले क्या चल रहा था कि जो आर्मी फोर्सेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता चल रही थी कि अभी
जब सिविलियन लीडरशिप को पावर दे दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैमडोक कोई एजेंडा चला रहे थे कि सिविलियंस का रूल होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि 4 साल का ट्रांजिशन पीरियड ही तो है ये। उसके बाद तो रूल बाय सिविलियंस उन्होंने खुद एग्री किया था। तो जो सिविलियन रूल्स होने वाला था, तो उसके चक्कर में इनको क्या था, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न आ रहे थे कि इनको हम पावर दे देंगे तो हमारे हाथ से पावर चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इनके पास जो पावर थी उसकी वजह से ये करप्ट हो रहे थे, लालची हो रहे थे पावर्स के लिए। He had spoken of getting the former president Omar al-Bashir tried by International Criminal Court, where the generals feared their own role in perpetrating human rights abuse in Darfur and during the 2019 uprising would be also be exposed. देखो, सबसे पहले हम डारफर एरिया को देखेंगे सूडान में। ये सूडान का मैप है। सूडान की जो कैपिटल है वो है डारफर। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये डारफर एरिया, यहाँ पे नॉर्थ डारफर, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ, तो ये वाला एरिया है डारफर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो मिलिट्री टेक ओवर इन सूडान वाज प्रेसिडेड बाय, हो गया, he had spoken of getting the former president। अब ये क्या बोल रहे थे कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था ओमर अल बशीर, तो ओमर अल बशीर को देखते हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट था सूडान का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस करे थे डारफर में। डारफर एरियाज हमने देख लिया है। तो ऐसी बात कर रहे हैं कि इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्राई किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात कह रहे हैं हमडोक जी। तो इसकी वजह से आर्मीज में भी कंसर्न है कि अभी उमर अल बशीर को किया है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। So he had spoken of getting the former president Omar al-Bashir tried by International Criminal Court, where the general feared their own role in perpetuating human rights abuses। अब ये जर्नल्स हैं, आर्मी जनरल्स, इनको लग रहा है कि हमारा खुद का जो रोल रहा है ह्यूमन राइट अब्यूजेस में डारफर में वो भी सामने आ जाएगा। एंड ड्यूरिंग द 2019 अपराइजिंग, जो 2019 अपराइजिंग में हमने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए हैं वो भी सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस डर की वजह से क्या किया, पहले ही सस्पेंड कर दिए प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ताकि कोई बोल ही ना सके। बट द लार्जर इशू दैट agitated them was Mr. Hamdok's insistence that military give up its control over businesses। और भी बड़ा इशू क्या था इनके लिए, जो आर्मी पर्सनल्स हैं इनके लिए, एक और इशू था कि हमडोक है जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या कह रहा था कि जो मिलिट्री है उसको बिजनेस के ऊपर जो भी उनका टेक ओवर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, बिजनेस के ऊपर उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा बिलीव किया जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं सूडान की, वो 200 कंपनीज को कंट्रोल करती हैं जिनकी वैल्यू है $2 बिलियन। सम जनरल्स जैसे कि मोहम्मद हमदन डगालो, ठीक है, ये वाला जनरल है जो मोहम्मद हमदन डगालो, हु हैड्स द नोटोरियस होता है कि जो किसी खराब चीज़ के लिए जाना चाहता है। तो नोटोरियस रैपिड सपोर्ट फोर्स आर सेट टू कंट्रोल द गोल्ड माइंस इन डारफर। तो डारफर एरिया की गोल्ड माइंस को मोहम्मद हमदन डगालो, जो कि एक जनरल है, आर्मी जनरल है, वो हेड करता है। ठीक है, उसके अंडर है, वो कंट्रोल करता है इन गोल्ड माइंस को। और वो ये जो फोर्सेस है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, तो अलग अलग फोर्सेस होंगी आर्मी में, तो इस फोर्सेस का वो हेड है। और ये जो फोर्सेस हैं ये अच्छी चीज़ के लिए नहीं जानी जाती, मतलब बदनाम टाइप की फोर्सेस जो होती हैं, तो नोटोरियस होता है कोई बदनाम चीज़। तो ऑन November 10 जनरल बुरहान अनाउंस्ड अ न्यू सॉवरेनिटी काउंसिल हेडेड बाय हिम। तो पहले भी हमने बताया था कि जो हेड होगा वो, मतलब जो हेड करेगा सूडान को, वो होगी सॉवरेनिटी काउंसिल। तो November 10 को बुरहान ने एक नई सॉवरेनिटी काउंसिल्स अनाउंस की जो कि वो हेड करेगा, पहले भी वही हेड करता था, विद जर्नल डगालो एज हिज डेप्यूटी। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो डेप्यूटी होगा वो डगालो होगा, सिग्नलिंग द एंड ऑफ सूडान्स एनकाउंटर्स विद डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर शुरू करने की बात की गई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर था, उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। हावेवर जनरल बुरहान डिड नॉट एंटिसिपेट द कंट्री वाइड पॉपुलर प्रोटेस्ट लेड बाय सिविल
society organization whose agitation has brought about the transition arrangement of 2019। लेकिन बुरहान ने कभी सोचा नहीं था कि इतने प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे, लोग सड़कों पे उतराएंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देंगी और इन सब की वजह से ये ट्रांजिशन अरेंजमेंट आया था। तो इन्होंने इतना एंटिसिपेट नहीं किया, सोचा नहीं इस बारे में। तो उसने तो सोचा कि हम अपना सॉवरेनिटी काउंसिल बनाएंगे, एडवाइजर इसको हटा के हमडोक को हम रख लेंगे, अपना डगालो अपना आदमी है ये, और अपने हिसाब से फिर रूल कर लेंगे। क्योंकि हमडोक तो बात कर रहा था ना कि ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था इसको भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे जो भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुए हैं, और ऊपर से कह रहा था कि आर्मी को बिजनेस के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उनके जो बिजनेस है उनको काफ़ी खतरा उनको फील हो रहा था। These demonstrators braved police bullets which over a month killed 40 of them and injured over 100। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे जो सड़कों पे उतर आए थे सूडान में, इन्होंने बहुत पुलिस की गोलियां खाई ब्रेवली, ठीक है, और मतलब ये डटे रहे और प्रोटेस्ट करते रहे। 40 लोगों की यहाँ पे जान भी गई और 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर हुए हैं। 2 days after killing of 15 protesters, General Burhan released Mr. Hamdok from house arrest on November 21। तो 15 प्रोटेस्टर्स की मौत के बाद के 2 दिन बाद बुरहान ने मिस्टर हैमडॉक को हाउस अरेस्ट से रिलीज कर दिया है फाइनली नवंबर 21 को। एंड ऑन स्टेट टेलीविजन सिग्नल्ड एन एग्रीमेंट विद हिम टू हैड अ न्यू टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। और टीवी पे आके उन्होंने बोला है कि हमने एग्रीमेंट कर लिया आपस में कि हम एक जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको बनाएंगे। अब टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ये होती है कि जिसमें जो डिसीजन मेकर्स होते हैं और जो भी इलीट क्लास होती है, मतलब जो रूल करती है, उनको टेक्निकल नॉलेज होती है काफ़ी, वो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि हम एक नई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। द 4 पॉइंट डील कमिट्स जनरल बुरहान टू ट्रांजिशन अरेंजमेंट ऑफ 2019 एंड रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो एक यहाँ पे 14 पॉइंट डील हुई है हेमडोक के बीच में और बुरहान के बीच में, जिसमें बुरहान ने मान लिया है कि जो पहले ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था 2019 का, हम उसको वापस से लेके आ जाएंगे और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो अरेस्ट कर लिए गए हैं उन सबको रिलीज कर देंगे। मिस्टर हैमडॉक हैज सेड he had accepted the agreement to end the blood bath of recent weeks। तो उन्होंने कहा कि हमने ये सब क्यों मान लिया, क्योंकि ये खून खराबा हो रहा है, इससे मैं काफ़ी कंसर्न हूँ और इसको रोकने के लिए मैंने ये सब मतलब मानी है बातें। ये हैमडोक कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर थे। While the General Burhan has said it would pave the way towards a transparent democratic elections till total civilian government and total democracy was realized। लेकिन बुरहान कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट इसलिए किया गया है ताकि एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो सके। तब तक कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तब तक एक अच्छे से ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ वर्क चलता रहे। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्टिविस्ट आर नॉट इम्प्रेस, लेकिन कंट्रीज के कुछ एक्टिविस्ट हैं जो अभी भी नहीं मान रहे हैं। गिवन द लो क्रेडिबिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज दे आर इंसिस्टिंग ऑन नो नेगोशिएशन, नो पार्टनरशिप, नो लेजिटिमेसी फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। तो कुछ एक्टिविस्ट हैं सूडान में, वो कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का तो तुम रोल ही खत्म कर दो, उनके साथ कोई नेगोशिएशन पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं, उनको कोई लेजिटिमेसी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी गलत है, उनका जो इमेज है वो काफ़ी नोटोरियस है। सो विद जनरल बुरहान, जनरल डगालो जो भी हमने देखा था जर्नल था, आर्मी जर्नल, स्टिल कंट्रोलिंग द सॉवरेनिटी काउंसिल, दीज फियर्स आर वेल फाउंडेड। तो अभी भी सॉवरेनिटी काउंसिल को जो हेड कर रहे हैं वो है डगालो और बुरहान। तो इसलिए जो ये डर है लोगों का, ये अभी तक है उनके अंदर कि कैसे उनकी कंट्री आगे जाके डेमोक्रेटिक बन पाएगी, क्योंकि अभी भी सॉवरेनिटी काउंसिल जो कि हेड करती है पूरी कंट्री को, उसको आर्मी ही रूल कर रही है। अब रोल देखते हैं गल्फ मोनार्कीज का। Several commentators have seen the hand of Saudi Arabia, UAE and Egypt in engineering the overturning of democratic processes in Tunisia and Sudan। अब कुछ commentators हैं वो कह रहे हैं कि जो बाहर वाली कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट वगैरह, इनका काफ़ी बड़ा हाथ है जो ये सिचुएशन हो रही है टूनिशिया और सूडान में। तो जो ये ओवर टर्निंग हो रही है, ठीक है, डेमोक्रेसीज की, जो डेमोक्रेसीज का पतन हो रहा है यहाँ पे, इस चीज़ में इन कंट्रीज का भी हाथ है। तो एक बार इनकी लोकेशंस हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूएई की लोकेशन।
तो ये यूएई कंट्री है, साइड में इसके कतर है, छोटी सी यहाँ पे बहरीन दिख रही है, पर्शियन गल्फ में है ये। और देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये किस किस के बीच में आता है, ये कई बार पूछ सकते हैं आपसे। तो ये यूएई के बीच में नहीं आता, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे ओमान का है, यहाँ पे ओमान है, फिर यहाँ पे छोटा सा पार्ट ओमान, तो ये ईरान और ओमान के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है पर्शियन गल्फ, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया आता है ये रेड सी वाला एरिया आता है। यहाँ पे हमने कहीं देखा था टूनिशिया को, यहाँ पे हमने देखा सूडान को। और अब हम देखेंगे सऊदी अरेबिया। तो ये सऊदी अरेबिया है, और इसी के ऊपर हमने यहाँ पे यूएई देखा था, यूएई के नीचे सऊदी अरेबिया और इसी के ऊपर कतर। तो काफ़ी बड़े एरिया है यहाँ पे, ये देखो दोनों पर्शियन गल्फ के बीच में और रेड सी के बीच में सऊदी अरेबिया आ जाता है। और फाइनली हम देखेंगे इजिप्ट। इजिप्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, ये इजिप्ट है, यहाँ से यहाँ पे लेक नासेर भी है, और ये स्वेज कैनाल है, पोर्ट सेड। और हमने देखा था ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, और ये टूनिशिया, ये सूडान। तो इन कंट्रीज का भी काफ़ी बड़ा हाथ है, एज दे व्यू अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्योंकि इनको लगता है कि जो अगर ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो इनसे इनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब ये इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी इसके बाद। मीडिया कमेंट इन दीज 3 कंट्रीज हैव बीन पर्टिकुलरली सेलिब्रेटरी। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मीडिया है उसके जो भी कमेंट आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो रही है सूडान में और टूनिशिया में, उसके मतलब वो काफ़ी सेलिब्रेटरी कमेंट्स लग रहे हैं, वो काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाओ यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। इन रिलेशन टू टूनिशिया इवेंट, सऊदी पेपर ओकास, देखो अब टूनिशिया में जो इवेंट हुए वो हमने देखा, तो उसके बाद जो सऊदी पेपर ओकास है उसकी हेडलाइंस क्या थी, टूनिशिया रिवोल्ट अगेंस्ट द Brotherhood, while Egyptian Daily Al-Arham said these events were loss for the last Brotherhood stronghold in the region। तो मतलब ये आर्मी रूल को और इन सब चीज़ों को काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग सड़कों पे उतरे हैं इसके खिलाफ, वो ब्रदरहुड के खिलाफ उतरे हैं। So in Sudan, both General Burhan and his deputy, General Dagalo, has been close to UAE and Saudi Arabia for some years। तो हमने जनरल बुरहान और जनरल डगालो को देख लिया है, सॉवरेनिटी काउंसिल के दोनों इनको हेड करते हैं, ठीक है, जनरल बुरहान हेड करते हैं, ये इनको एडवाइस करते हैं, ये एडवाइज़र है, और इन दोनों के ही सऊदी अरेबिया से और यूएई से काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। जनरल बुरहान प्रोवाइडेड Sudanese troops as part of the Saudi-led coalition in Yemen। तो जो सऊदी देखो यहाँ पे साउथ अरेबिया का दिख रहा है और येमेन, इनकी आपस में काफ़ी लड़ाई रहती है। तो जब सऊदी अरेबिया की इनके साथ लड़ाई थी तो यहाँ पे सऊदी लेड कोएलिशन को सुदानीज ट्रूप प्रोवाइड करी थी जनरल बुरहान ने। तो इसके बाद इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए, एंड इंश्योर दैट दे वर नॉट विड्रॉन लेटर डिस्पाइट मिस्टर हैमडॉक विशेस। और हैमडॉक ने मना करने के बाद भी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, फिर भी उन्होंने उसको विड्रॉ नहीं किया। जनरल बुरहान ऑल्सो बैक द यूएई आउटरीच टू इजराइल लास्ट ईयर बाय सीक्रेटली मीटिंग प्राइम मिनिस्टर Benjamin Netanyahu in Uganda in February 2020 and then joining the UAE in normalizing diplomatic ties with Israel later that year। अब देखो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि यूएई और इजराइल के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए हैं, और इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बुरहान है उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे मिलने गए थे बुरहान, और यूएई की साइड से उन्होंने बातचीत की, युगांडा में वो उनसे मिले और उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश कर सकते हो यूएई के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार हम दोनों देखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ये है इजराइल के, और युगांडा की भी लोकेशन देखेंगे। तो अफ्रीका का ये मैप है, यहाँ पे है युगांडा, छोटी सी कंट्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेक विक्टोरिया भी है, और लेक विक्टोरिया युगांडा के साथ साथ केन्या और तंजानिया में भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये युगांडा है, केन्या, तंजानिया। उसके बाद इन टूनिशिया विच सो द
एलिवेशन ऑफ इस्लामिस्ट इन्हाडा, एक देखो ये एक पार्टी है, ये भी इन्हाडा मूवमेंट, also known as Renaissance Party, simply Ennahda, is Islamic Democratic Political Party in Tunisia. तो टूनिशिया में एक पार्टी है, तो इस्लामिक एन्हाडा टू पावर UAE is believed to have funded social media campaigns to criticize democratic revolutions and back politicians who support the old authoritarian regime. तो तुनिशिया के केस में भी यूएई ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है ताकि जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन उसको क्रिटिसाइज किया जा सके। सोशल मीडिया को उन्होंने काफ़ी फंड दिए, पैसे दिए ताकि डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया जा सके और जो पहला ऑथोरिटेरियन रिजीम है वो कंटिन्यू हो सके। The Saudi and UAE role in undermining the democratic system in Tunisia and Sudan recalls their similar role in arranging the overthrow of democratic elected मोर्सी गवर्नमेंट इन इजिप्ट इन 2013। और यहाँ पे हमें कुछ याद आ रहा है, मतलब जो भी ऑथर है, कि इजिप्ट में भी इन्होंने सेम चीज़ करने की कोशिश की थी 2013 में, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ की मोर्सी गवर्नमेंट, उसको भी ओवरथ्रो कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वो होता है ना कि दूसरों के घर बर्बाद कराने में जिनका हाथ होता है वो यूएई और सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्रीज हैं। एंड द accession of जनरल अबेल फतह अल सीसी टू पावर, और इसको जनरल फतह अल सीसी को पावर पे वो लेके आए क्योंकि ये आज इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो ही इज इजिप्शियन पॉलिटिशियन एंड हु हैज सर्व्ड एज 6th एंड करंट प्रेसिडेंट, एक्चुअली इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। The Egyptian leader now has a more immediate concern as well, one that also agitates his partners in Riyadh, रियाद मतलब सऊदी अरेबिया, एंड अबू धाबी मतलब यूएई। जो इजिप्शियन लीडर है उसके और भी अभी इमीडिएट कंसर्न है, ठीक है। द डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन टूनिशिया, जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर तुनिशिया में वापस आ रहा है, एंड इट्स नेसेंट शेप इन सूडान हैज़ बीन इंस्पिरेशन फॉर अरब पीपल लिविंग अंडर अथॉरिटेरियन रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। तो इनके लिए कंसर्न क्यों है? इजिप्शियन लीडर हो गया क्योंकि इसको भी बनवाने में हेल्प की थी उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने। तो ये भी एक टाइप का ऑथोरिटेरियन रूलर है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बाकी अगर अरब कंट्रीज में ऐसी ऑथोरिटेरियन मतलब डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगी तो इनका जो ऑथोरिटेरियन रूल है ये काफ़ी खतरे में है, लोग इंस्पायर हो जाएंगे उनसे, हमारे यहाँ पे भी रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो ये इनका कंसर्न है, इसलिए वो वहाँ पे ओल्ड ऑथोरिटेरियन रिजीम को कंटिन्यू करवाने की कोशिश करते रहते हैं। Now, as recent development in Tunisia and Sudan again entrenched autocracy, there are fears that beacon of reforms could be extinguished across the regions for years to come। अब देखो recent developments हमने देखा है टूनिशिया में भी और सूडान में भी, उससे वापस से ऑटोक्रेसी आ रही है। इससे लग रहा है कि जो रिफॉर्म्स के बारे में सोचा गया था वो दूर दूर तक अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पेसिमिस्टिक व्यू दिया है ऑथर ने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सारी अरब कंट्रीज़ में नॉर्थ अफ्रीकन और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का फ्यूचर अभी आने वाले टाइम में हम देखेंगे।